बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के डेरिवेशन को समझेंगे उससे पहले एक छोटा सा टर्म समझते हैं कि ये सेंटीपिटल किस पार्ट में आता है। तो देखिए ये जो पार्ट है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले हेडिंग लगानी पड़ेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये बच्चों होता है एग्जाम्पल किसका? मोशन इन अ प्लेन का। जैसे आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन भी एग्जाम्पल है किसका? मोशन इन 2D का। तो ये भी क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ 2D या 2 डायमेंशनल मोशन कह सकते हो। तो लिखा जाता है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2D या 2 डायमेंशनल मोशन या 2D मोशन होता है, ऐसा कह सकते हो। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वर्ड है। यूनिफॉर्म कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से क्या करे? रिवॉल्व करे। कैसे करेगी रिवॉल्व? ये देखो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जो कांस्टेंट स्पीड से, यहां पर क्या है? जो v का मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या है? कांस्टेंट है। इस पॉइंट की बात करोगे तो इस पॉइंट पर भी देखो यहां पर v का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। इस पॉइंट पर भी ऐसे ही है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमे, कांस्टेंट स्पीड से घूमे, तब बॉडी के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर होगा तो उस टाइम ऑब्जेक्ट पर सेंटर की ओर एक फोर्स या एक एक्सेलरेशन काम करता है जिसका नाम होता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और उस फोर्स को बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स। तो पहले फोर्स आया कि एक्सेलरेशन, इसकी बात नहीं करते हैं। एक्सेलरेशन आ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन तभी आता है जब फोर्स आता है। बिना काइनेमैटिक्स के कोई चीज हो नहीं सकती। तो यहां पर क्या होगा? तो इसका रीजन अगर बात करेंगे कि एक्सेलरेशन क्यों आया तो फोर्स होगा रीजन, फोर्स की वजह से, क्योंकि सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, जिधर डायरेक्शन फोर्स की होती है उधर एक्सेलरेशन भी होता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे बच्चों? व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves on circular path with constant speed but direction changes ऐसा लिख सकते हो, but direction changes continuously but direction changes continuously। क्योंकि यहां पर जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है ये डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज दो तरह से आता है, या तो डायरेक्शन में चेंज आ जाए या फिर मैग्नीट्यूड में चेंज आए। यहां पर चेंज आ रहा है डायरेक्शन की वजह से। डायरेक्शन की वजह से जो भी चेंज आता है एक्सेलरेशन में वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। मैग्नीट्यूड में जो चेंज आता है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल। वो आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे। आज का जो अभी हाल फिलहाल में डेरिवेशन समझना है वो है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ये डेरिवेशन कैसे आता है? तो एक छोटा सा टॉपिक पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसी का पार्ट है ये। तो देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड बट डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली देन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट is said to be क्या बोलते हो? said to be यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप यूसीएम बोल देते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक एग्जाम्पल तो कॉमन सा है, सबके घर में वॉच है, ठीक है। उसमें क्या देखते हो? वहां देखते हो कि जो वॉच है उसमें आर निडल भी होती है, मिनट की निडल होती है और सेकंड निडल भी होती है। वो सब क्या करते हैं? कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, ठीक है। किसी में ऐसा नहीं होता कि कोई जल्दी चल जाए और कोई देर में चले, ऐसा नहीं है।
तो यहां पर क्या होता है कि जो स्पीड है, चलने की स्पीड है वॉच में, वो क्या है, वो कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। जैसे मोशन ऑफ सेकेंड, मिनट एंड आवर हैंड इन अ वॉच, ये एग्जांपल दे सकते हो। या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये कैसा मोशन होता है, ये भी होता है कांस्टेंट स्पीड से। या आप ले सकते हो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल लिखा, ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया, ये एग्जाम्पल बता दिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो आप देखोगे वहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा होगा। जैसे आपकी अर्थ है अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करती है, जैसे मून है, मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, तो वहां पर क्या होगा, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ लिखा जा सकता है, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। तो मून किसका चक्कर लगाता है, अर्थ का लगाता है। अर्थ किसका चक्कर लगाती है, सन का लगाती है, कांस्टेंट स्पीड से लगाती है। ये देखो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो कांस्टेंट स्पीड से करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लेकर के। अब बात करने जा रहे हैं कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कब आता है और कैसे इसका डेरिवेशन आता है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। देखो अब बच्चों की लिखना है मुझे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो इसको हटा दो पहले। देखो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, इस फिगर को भी हटा दिया जाए, इस फिगर का भी कोई काम है नहीं। चलो इस फिगर को भी हटा दो। और ये समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या प्रोजेक्टाइल मोशन हो, ये 2 डायमेंशन मोशन के एग्जाम्पल होते हैं। हेडिंग लगाओगे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, डेरिवेशन मुझे यही करना है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड बट डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली, देन यहां से चेंज कर लीजिए, देन एन एक्सेलरेशन act along the radius toward the center, then an acceleration act along the radius toward the center of an object then क्या बोला मैंने, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलेगा, कैसे चलेगा, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा और उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होगी, देन एन एक्सेलरेशन एक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। That acceleration is called centripetal acceleration। इसी एक्सेलरेशन को क्या बोलते हो, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हो। कब लगता है और कहां लगता है ये जरूर याद रखिएगा, along the radius toward the center, ये जरूर याद रखना कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, along the radius toward the center। कब होता है, जब ऑब्जेक्ट हो या बॉडी हो या पार्टिकल हो सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हो, तब उस पार्टिकल पर, उस ऑब्जेक्ट पर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, along the radius toward the center। ये जरूर याद रखना। इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में बात करें कैसे इसका डेरिवेशन होता है। देखो बच्चों डेरिवेशन बहुत आसान है,
डेरिवेशन के लिए क्या करना है आपको, एक छोटा सा कंसिडरेशन है। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ पे ये देखो ये सेंटर है। क्या है, ये एक सेंटर है, और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो कितनी है, ये रेडियस इसकी हमने मान ली है आर। आर क्या मान ली है, रेडियस है। और इस सर्कुलर पाथ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, यहां पर मूव कर रहा है। देखो क्योंकि यहां रोटेशन हो रहा है, पार्टिकल मूव करेगा यहां पर, तो ऐसे मूव करेगा। तो इसका मतलब मैंने मान लिया किसी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन यहां पे है। कहां पे, इस जगह पे पार्टिकल की पोजीशन है। ठीक है, तो ये पार्टिकल की पोजीशन है, इसको कह सकता हूं मैं आर वेक्टर, ऐसे कह सकता हूं। इस जगह पर पार्टिकल है ये पी, एक्स कामा वाई, किस टाइम पर है, एट टाइम टी है। कब है, एट टाइम टी पर। टी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन यहां पर है। तो आप ये देखो कि आर की डायरेक्शन ये है, आर की डायरेक्शन ये है। अगर कोई वेक्टर ऐसे बना दिया जाए अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस आर, नहीं हो जाएगा। माइनस आर का मतलब अंदर की तरफ है, अलोंग द रेडियस है, टूवर्ड द सेंटर है, ऐसा हो जाएगा। और अगर ये मैं बात करूं किसकी, इसकी बात करता हूं, तो ये अलोंग द रेडियस है, अवे फ्रॉम द सेंटर है। याद रखे, याद रखना है आपको, ये है ओ। अगर मैं बात करूं ओपी की, तो ओपी क्या है, ओपी का मतलब होता है, ओपी का मतलब होता है अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, ये चीज है। अगर मैं बात करूं पीओ की, किसकी बात करूं, पीओ की, अगर मैं पी से ओ की तरफ बात करूं तो क्या आ जाएगा, पी से ओ की बात करूंगा तो ये हो जाएगा। देखो आर वेक्टर का मतलब क्या था, ऐसा, तो पी ओ का मतलब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर वेक्टर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस, इसी का काम आने वाला है, अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड द सेंटर। बस इसी चीज की फीलिंग आपको आ गई अगर, तो फिर डेरिवेशन में आपके लिए कुछ है नहीं नया। यहां पे लिखा है अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर, अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड द सेंटर। ठीक है, अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या देखा फिगर में, फिगर में मैंने देखा कि हमारे पास ये पॉइंट P है। इसका मतलब क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस पर क्या करिए, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट से यहाँ पे प्रोजेक्शन डाल दीजिए और इससे यहाँ पे प्रोजेक्शन डाल दीजिए। तो जो ये चीज़ दिख रही है, पहले एक्स जाएंगे तब वाई जाएंगे, तब आपको मिलेगा किसी पॉइंट की पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा एक्स यहाँ तक, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई। क्या हो गया, वाई आ गया। तो जो ये x और y आया है, इसको जरा r के टर्म में कैसे लिखें, ये चीज देखनी है। तो उसके लिए आपको मानना पड़ेगा ये है थीटा। क्या है, थीटा। तो यहां पर जो x और y आए हैं ये आपको निकालने हैं। तो पहले इसके लिए देखो, ये हो गया o, ये हो गया p, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लो s, इसको मान लो t, ऐसा मान लिया मैंने। अभी चलते हैं, देखो कंसिडरेशन क्या हुआ, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखिए या बॉडी लिखिए या पार्टिकल लिखिए, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट आर पार्टिकल, आर पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, moves on a circular path having radius, having radius, radius कितनी है, having radius r, having radius, ये मैंने r रेडियस ले ली। अब बात करने जा रहे हैं कि जो OP है, OP makes angle theta with x axis and OP makes an angle, कितना एंगल, एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। ये आपको दिखा, इतनी चीज आपने बना दी, जो फिगर में था वो मैंने लिख दिया है। अभी देखो, अब मुझे क्या चाहिए, पोजीशन ऑफ पार्टिकल चाहिए। क्या है, लेट पी बी द, पी क्या है, पी एक्स कामा वाई है, लेट पी एक्स कामा वाई बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट
एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, टी टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है या लोकेशन है। अब यहीं से आपको थोड़ा सा अपना कंसेप्ट चेंज करना है। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? कभी भी अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना हो या लिखना हो तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ओरिजिन से पोजीशन ऑफ पार्टिकल की तरफ एक वेक्टर बना दीजिए, और वो वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर में क्या आएगा, आर का एक कंपोनेंट इधर आएगा और आर का एक कंपोनेंट इधर आएगा, मतलब उसके आर के पास दो कंपोनेंट होते हैं। कैसे? देखो, जैसे मैं ये बना दूं, जैसे ये आपके पास ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, और इस वेक्टर का देखो एक एक्स इधर कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये कंपोनेंट यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो एक्स एक्सिस पे आएगा, एक वाई एक्सिस पे आता है। ये एंगल थीटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आर का ये जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा आर कॉस थीटा। क्या आएगा? आर कॉस थीटा आएगा। इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, आर साइन थीटा आएगा। तो जो ये एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट आया एक्चुअली में वो क्या होता है, एक्स होता है, और वाई पे जो कंपोनेंट आता है उसको क्या बोलते हो, वाई बोलते हो। तो यहां पर वाई और एक्स क्या है, ये आर के कंपोनेंट हैं। आर का एक कंपोनेंट एक्स कॉस थीटा आएगा, दूसरा आएगा वाई साइन थीटा। तो मैं यहां पे लिख दूं, एक्स क्या है, यह है आर कॉस थीटा, वाई क्या है, आर साइन थीटा। ये कंपोनेंट है, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट मतलब ये कितना आया, आर साइन थीटा, यही क्या चीज है, वाई है। आर कॉस थीटा आया, आर कॉस थीटा क्या है, एक्स है। तो यहां पे मुझे लिखना है, क्या लिखना है, आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है, ये होता है ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या होता है, ओ से पी की तरफ एक वेक्टर ड्रॉन किया गया है। तो यहां देखो कैसे लिखना है, ये लिखना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब एक्स की और वाई की वैल्यू भी पता है, तो यहां रख दीजिए, क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई, वाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे आर साइन थीटा, और ये आ जाएगा जे कैप। ये आई कैप जे कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर देखो, जे कैप में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, और एक्स एक्सिस में होता है बच्चों क्या, इधर होता है आई कैप। तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप है और वाई एक्सिस में जे कैप होता है। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा, यहां वैल्यू पुट कर दी है और यहां वैल्यू पुट कर दी है। क्लियर हुआ? आर वेक्टर आपको मिल गया है, तो यहां से देखो आर बाहर कर लो, आर वेक्टर ये आ जाएगा, आर कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचा, कॉस थीटा आई कैप बचेगा प्लस, और यहां से क्या आएगा, यहां से आ जाएगा ये आर बाहर हो गया है, यहां से ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, और ये जे कैप हो गया, हो गया। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या करनी है, जरा ध्यान देना, क्योंकि ये थीटा है। पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो कैसे चल रहा है, पार्टिकल किसी न किसी वेलोसिटी से घूम रहा होगा। पार्टिकल के पास क्या होगी, कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। थोड़ी सी बात समझाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि पार्टिकल अगर यहाँ पर होता तो उसका थीटा कम होता, तो थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने बच्चों एक चीज पढ़ी होगी, जब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो वहां एक कंसेप्ट पढ़ा था क्या, कि एस इक्वल टू क्या होता है, ये एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू जब बात करते हो ये होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते थे, ये बोलते थे v बाई टी। क्या होता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है ये लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ऐसे ही अगर मैं बात करूं थीटा की, थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा बाई टी, तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फिर से बता दूं, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एस लिखा है, एस का मतलब होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को आप बोलते, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे एस है, एस का मतलब क्या आ गया, जो एस आया है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, देखो यहां चेंज करना था मुझे, ये उल्टा लिख दिया मैंने। जो v आपने बच्चों पढ़ा था वो पढ़ा था s बाई टी, और ओमेगा जो होता है वो होता है थीटा बाई टी। तो देखो दो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर दो ही नहीं होते, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लीनियर के पैरामीटर्स और रोटेशन के पैरामीटर्स। तो लीनियर में जो पैरामीटर्स हैं, जैसे लीनियर वेलोसिटी है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। तो कितना कितना
एंगल घूमा यूनिट टाइम में, तो उस टाइम जो वेलोसिटी होगी वो ओमेगा आ जाएगी। वैसे ही कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यूनिट टाइम में वो होती है लीनियर वेलोसिटी। तो यहां पर देखो थीटा एंगल टी टाइम में घूमा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी क्या चीज है, देखो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी ये होता है ओमेगा। तो यहां पे लिखा जा सकता है सिंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी। जैसे एस यहां होता है यहां क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बाई टी। लीनियर वेलोसिटी मैंने क्या बताया v इक्वल टू एस बाई टी। वैसे ही सेम रोल जो लीनियर पैरामीटर करते हैं वैसे ही एंगुलर पैरामीटर का भी रोल होता है। अब कहाँ एंगुलर का है तो रोटेशन में होगा और लीनियर पैरामीटर है तो लीनियर इक्वेशंस में यूज होगा। तो यहां पे क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू यहां से लिखा जा सकता है ओमेगा टी। इस चीज को आपको यहां पर रिप्लेस करना, क्योंकि पार्टिकल किसी ना किसी वेलोसिटी से घूम रहा होगा और घूम क्यों रहा है, क्योंकि रोटेशन की बात हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। अगर चलने की बात होती है तो v आता है। ठीक है, यहां पार्टिकल क्या कर रहा है घूम रहा है, बाद में चेंज होके कि जो ओमेगा है वो v के टर्म में चेंज होके आएगा। हम लोग ओमेगा में भी रिजल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो क्या आ जाएगा r वेक्टर जो आएगा वो आएगा r, यहां वैल्यू पुट करोगे तो cos ओमेगा टी और यहां आएगा i कैप प्लस r, यहां से आ जाएगा साइन ओमेगा टी, यहां से आएगा j कैप। अब पोजीशन वेक्टर सही मायने में आपको इक्वेशन मिल गई है। इस इक्वेशन को आप क्या कर लो 1 कर लो। अब यहां से एक बार डिफरेंशिएट करो, क्योंकि जब आप एक बार करते हो तो वेलोसिटी आता है। पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, 2 बार करोगे तो एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन तक पहुंचना है। देखो क्या आएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट करोगे तो डी आर बाई डी टी आएगा और डी आर बाई जो डी टी होता है वही बच्चों वेलोसिटी होती है। तो देखो आर तो आर बाहर रहेगा, यहां समझना है क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। साइन मतलब कॉस ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का फिर करोगे, पहले देखो पहले फंक्शन का है फिर एंगल का है। तो यहां फंक्शन कॉस था, कॉस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी। अब एंगल का करोगे ओमेगा टी का, जब ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। आ गया, बगल में क्या लगा है आई कैप। फिर देखो आर लिखा रहने दीजिए, साइन ओमेगा टी है तो कॉस ओमेगा टी आ गया। फिर ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा बाहर आएगा और यहां लिखा है जे कैप। हो गया। अब सब जगह से देखो आर ओमेगा बाहर कर लीजिए तो वेलोसिटी का जो फंक्शन आया वो आपको मिल गया जाके ओमेगा आर। क्या मिल गया ओमेगा आर मिल गया और यहां से मिलेगा कितना ओमेगा आर बाहर आ गया माइनस साइन ओमेगा टी। यहां से आ जाएगा आई कैप। फिर यहां से देखो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ठीक, ये मिल गया आपको एक बार डिफरेंशिएशन से। अब मुझे इसका एक बार डिफरेंशिएशन और करना है। ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए देखिए क्या आएगा यहां से। इक्वेशन 1 रोक देता हूं, 1 की जरूरत पड़ेगी अभी। देखो क्या आया यहां से, अगेन डिफरेंशिएट, यहां लिख दूं मैं अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या मिलेगा यहां से मिलेगा dv बाई डी टी, dv बाई डी टी। तो ओमेगा आर बाहर है, ठीक है। अंदर देखो माइनस लगा रहने दीजिए, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, ठीक है। फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आगे आ जाएगा और आई कैप लिखा हुआ है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ मैंने माइनस गलती से लगा दिया था, यहाँ पे क्या है कॉस ओमेगा टी था तो प्लस ही था, ठीक है। अभी देखो कॉस ओमेगा टी का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी का करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है प्लस, कॉस ओमेगा टी करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन ओमेगा टी। तो ये वाला प्लस हट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन ओमेगा टी।
और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आगे आ जाएगा और यहाँ आएगा जे कैप। ठीक है, यहाँ पर प्लस था इसलिए प्लस लिखना था। अभी मैंने cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन sin ओमेगा टी और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा। ठीक है, cos का माइनस में होता है, sin का cos होता है। तो यहाँ से माइनस ओमेगा, देखो यहाँ से माइनस ओमेगा बाहर कर लीजिए। ये बन गया बच्चों एक्सेलरेशन, कौन सा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बन गया, क्योंकि डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से आया है। तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से माइनस ओमेगा बाहर करिए तो माइनस ओमेगा आर स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों मिल गया जाके कितना, ये आ जाएगा cos ओमेगा टी आई कैप, यहाँ माइनस बाहर कर चुके ओमेगा तो यहाँ आएगा प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये आ गया। अभी देखो ओमेगा अंदर, ओमेगा जा ही चुका है। अब ये जो आया है टर्म, देखो यहाँ से क्या आया, इस जगह से जो देख रहे हो यहाँ से टर्म क्या मिलेगा, cos ओमेगा टी और यहाँ से आया आई कैप प्लस आई साइन जे कैप। ठीक है, अभी देखो, अभी मेरे पास क्या है कि जो आर था, जो आर की वैल्यू आई थी आर वेक्टर, वहाँ आर cos ओमेगा टी था और आर साइन ओमेगा टी था। तो यहाँ से आर ये नहीं होगा, देखो यहाँ से ओमेगा कॉमन किया था तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। जो ये आर है इसको अंदर भेज दीजिए तो ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा आर cos ओमेगा टी आई कैप और प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ये आ गया रिजल्ट। अब देखो यही चीज़ तो है जो ये लिखी हुई है, ये क्या चीज़ है, यही आर cos ओमेगा टी आई कैप आर साइन ओमेगा टी जे कैप, यही होता है आर वेक्टर। तो मैं लिख सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, माइनस इधर भेज दीजिए तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस आर वेक्टर। बच्चों ये चीज तो वेक्टर फॉर्म है, किसका, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का ये वेक्टर फॉर्म है। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म कैसे लिखेंगे, स्केलर फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे जो माइनस आर वेक्टर है, मैंने बताया था माइनस आर वेक्टर का मतलब क्या है, पी से ओ है, और आर वेक्टर का मतलब होता है ओ से पी, ओ से पी आर वेक्टर है, और ये माइनस आर का मतलब अंदर है। और आपको बच्चों पता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, सेंटीपिटल अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो अंदर की तरफ लगेगा, पार्टिकल यहाँ पे है तो अंदर की तरफ लगेगा, यहाँ पे है तो सेंटीपिटल कहाँ लगता है, सेंटीपिटल हमेशा लगता है टूवर्ड द सेंटर। तो देखो ए सी की डायरेक्शन अंदर है तो माइनस आर कैप की भी तो डायरेक्शन अंदर है, तो इसका मतलब इधर अगर अंदर जा रहा है सेंटर की तरफ तो इधर से भी सेंटर की तरफ होना चाहिए था। ये तो स्केलर है, ये तो स्केलर की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसका मतलब होता है टूवर्ड द सेंटर। आपसे कोई पूछे डायरेक्शन ऑफ ए सी तो आप बता दोगे अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर। तो यहाँ लिखना है डायरेक्शन ऑफ ए सी, डायरेक्शन ऑफ ए सी क्या होती है, ए सी ये होती है along the radius, along the radius toward the center, toward the center होता है, ये बना दोगे toward the center। अब इस चीज को थोड़ा ओपन करिए, इसको किस में लिखेंगे, हम स्केलर फॉर्म में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, सबके ऊपर से वेक्टर हटा देंगे, नेगेटिव साइन हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड में लिखा जाएगा तो ये ए सी आएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या आएगा, ऐसे लगाओ ऐसे कर दो तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर आ जाएगा, सिर्फ आर आ जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू होता क्या है, वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये हो जाएगा वी बाई आर। ये वी और आर में रिलेशन होता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट करो तो ए सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v बाई आर का स्क्वायर आएगा इंटू आर, तो क्या मिल जाएगा, ए सी इज इक्वल टू आया v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से आर कैंसिल हो गया तो ए सी इज इक्वल टू मिल जाता है v स्क्वायर बाई आर। ये होता है बच्चों स्केलर फॉर्म, क्या होता है, ये है स्केलर फॉर्म, दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन।
ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का स्केलर फॉर्म है। इसका एक फॉर्म और बता देता हूं मैं, कैसे? यहां पे क्या होता है, अगर आपको ये पता हो, क्या हो, नोट में क्या, AC सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ ओमेगा। अगर ओमेगा के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू कैसे आता है, देखो आपको ये रिलेशन मिल चुका था यहां से, AC इज इक्वल टू क्या था, आर ओमेगा स्क्वायर है, आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 2 पाई n, तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा r इंटू 2 पाई n का स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू मिलेगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर r। ये भी रिलेशन है। कभी कभी हो सकता है कि आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ये n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, r रेडियस है, अब आपको फ्रीक्वेंसी और रेडियस के टर्म में दिया है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला लगाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस है तो ये लगाएंगे, अगर आपको लीनियर वेलोसिटी और रेडियस पता है तो ये लगाएंगे। मतलब बहुत से तरीके हैं जिनसे आप सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को काउंट कर सकते हो। यहां पे मैंने एरो नहीं लगाया था तो आप दिखा सकते हो, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो बच्चों ये प्रॉपर डेरिवेशन है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, और ये 11th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है।